हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल इजी एजुकेशन में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का जो अध्याय है 6 जैव पराक्रम, जो लाइफ प्रोसेस कहा जाता है इसमें। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पोषण, अपोषण के प्रकार, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और हृदय की संरचना है। तो चलिए इस सबको हम एक ही वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और कैसे होगा, और इसको आसान शब्दों में हम समझेंगे और आसान शब्दों आसान उदाहरणों को की सहायता से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम इन सभी प्रकारों को, इन सभी विषयों को इस वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ साथ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैव पराक्रम होता क्या है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव पराक्रम कहलाता है। तो देखो, इसमें जैव पराक्रम में अनुरक्षण का मतलब होता है जो शोषण करता है, वमन करता है, परिवहन करता है, सांस लेता है ना। ये सारे क्या है, जैव पराक्रम है। जो चलता है, घूमता है, फिरता है, बोलता है ना, तो ये सारा क्या है, एक जैव पराक्रम है। तो ये सारे जो सांस ले रहा है ये भी क्या है, जैव पराक्रम है। अनुरक्षण का मतलब होता है कि उसको बचाओ। अनुरक्षण के अंदर आता है शोषण, परिवहन, वमन, ये सारे अनुरक्षण के अंदर आता है। जो उसको सुरक्षा देता है, जो काम करता है, सांस लेना, ये सारी चीज़ क्या है, अनुरक्षण के अंदर आता है। तो ये अनुरक्षण का मतलब होता है कि जैव पराक्रम। तो सबसे पहले अध्याय को शुरू करने से पहले हम जैव पराक्रम को हम बेहतर तरीके से जान लें। जैसे इसमें कि हर एक जीव जंतु क्या है कि सांस लेते हैं, है ना, घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो ये सारे जैव पराक्रम का ये एक हिस्सा है। तो इसे जैव पराक्रम कह सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा है पोषण। देखो, पोषण वह पराक्रम जिसमें जीवधारियाँ अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतःग्रहण करता है, अपचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि पोषण का मतलब ये होता है, हम अपनी भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। जो कि जैसे कि पोषण हम लेते हैं जिससे कि हमारा शरीर क्या होता है, विकास करता है। पोषण से हमारा शरीर में ऊर्जा आता है। पोषण से हमें कोई काम करने की शक्ति मिलता है। पोषण से हमें जो हमारी कोशिकाएं या हमारी कहीं चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसे ठीक करने में सहायक होता है। पोषण से हमें हमारी तंदुरुस्त ऊर्जाएं बनी रहती हैं। पोषण से हमारा माइंड चलता है। पोषण से मतलब पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो सारा चीज़ पोषण से ही चलता है। अब ये पोषण कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है पर्यावरण के पोषकों अंतर्ग्रहण करते हैं, तो वहाँ से लेते हैं, पर्यावरण से हम अपने लेते हैं। जैसे हम लेते हैं पालक, सब्जी उब्जी, हम ना, तो ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, पर्यावरण से। अनुरक्षण का यानी हमारे शोषण के लिए सारा काम आता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे तुरंत ही। तो ये हमारा पोषण है। तो इसी के साथ साथ हमारा है पोषण के प्रकार। अब पोषण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण होता है ऐसे जीव जंतु जो अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब देखो क्या है, मैं समझाता हूँ। स्वपोषी पोषण जो अपना खाना खुद बनाता है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, है ना। पेड़ पौधा जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण क्या चाहिए उसको, कि पहले सूर्य के प्रकाश, फिर उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और फिर चाहिए उसको क्या, पानी। तो ये सारे मिलकर वो क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बना के वो खंडित किस में कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो ये हमारा है स्वपोषी पोषण। इसी के बाद होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण होता है ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। अब इसमें देखो क्या है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता और दूसरों पर निर्भर रहता है, तो वो कौन सा होगा, मनुष्य हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया। ये सारी क्या है, दूसरों पर निर्भर रहता है। ये अपना खाना कभी कुछ नहीं बनाता कि भैया क्या है। अब अगर आप इसमें अगर पूछ लिया जाए कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं वैसे। पहला है परपोषी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है मृतजीवी। ये तीनों है विषमपोषी के प्रकार हैं, जो कि इस प्रकार थी। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि अमीबा में पोषण। अब अमीबा का कैसे पोषण होता है, देखो, तो अमीबा में पोषण मनुष्य की तरह होता है, और खाद्य पदार्थ जो होता है, उसका खाद्य जो पदार्थ होता है, पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे पहले देखो क्या होता है कि पहले अमीबा है, फिर खाद्य पदार्थ होता है अलग, फिर वो क्या करता है, उस खाद्य पदार्थ को उसका मुंह अपने खाद्य पदार्थ की तरफ करता है, फिर वो अपने अंदर समा लेता है, फिर वो समाने के बाद वो खाना अंदर ही पाचन कर देता है। ये तो अमीबा का फोटो इसमें आप देखे होंगे, तो ये है, ये भी है, देखो। तो ये अमीबा का पोषण इस प्रकार होता है। तो हम इसी के साथ साथ और बात करें पाचन तंत्र के बारे में। तो देखो, पाचन तंत्र का अर्थ क्या है,
देखो, जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें देखो, घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिसमें रुधिर या ब्लड में मिलकर सारे भागों में पहुंचाए जाए तो पाचन कहलाता है। देखो पाचन काहे होता है, देखो पाचन का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी जैसे देखो टुकड़ा करना किसी भी उसको भोजन को, जैसे देखो हम रोटी है तो रोटी हम खाते हैं तो दांत हमारा है उसको पहले टुकड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है, फिर उसके बाद जाता है ग्रासिका से होते हुए कहाँ से, स्टमच में, अमाशय में। तो अमाशय में भी बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है, जठर ग्रंथि होती है, हाइड्रोक्लोराइड होता है, वो भी क्या करता है बहुत छोटे छोटे कर देता है। उस छोटे करने के बाद जाता है छोटे क्षुद्रांत में जाता है। तो ये सारे विधि हम पढ़ेंगे। ग्रासिका अमाशय में फिर छोटे आंत में जाता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये पाचन तंत्र की जो पाचन तंत्र है ये सारे, ठीक है। और छोटी छोटी कर दिया जाता है ताकि वो हमारे क्या है, कोशिकाएं एकदम छोटी छोटी होती हैं, है ना। तो उस छोटी छोटी में जाना है तो एकदम रोटी का थोड़ा पूरा सौसा रोटी चला जाएगा अंदर, है ऐसा तो जा नहीं सकता। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, पाचन, ठीक है। तो ये हमारा है पाचन। तो हम इसको विस्तार से समझेंगे ये इमेज के द्वारा। तो इसी के साथ देखिए, ये देखिए आपके सामने इमेज है जिसमें देखिए पहला है जीभा, जो ये वाला, और ये क्या है, मुख गुहा, है ना। और ये ग्रासिका जो एक पाइप, एक नली होती है, जो नली के सीधा कहाँ जाता है, ये इस अमाशय के अंदर जाता है। अब ये अमाशय के ऊपर ये जो ऊपर साइड में ये यकृत है, इसको लीवर कहते हैं, और इसके नीचे सिर अग्न्याशय, ठीक है, और ये है हमारा पित्ताशय। अब यहाँ से खाना कहाँ जाता है, सीधा भोजन इस छोटे क्षुद्रांत में, फिर यहाँ से आता है बड़े क्षुद्रांत में, जहाँ पे उसको जल का अवशोषण किया जाता है। तो यहीं पे बड़े जो विद्रांत में है, जो बड़े क्षुद्रांत में है, तो उसी में सबसे ज़्यादा वाटर का जो होता है अवशोषण किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आ जाता है, गुदा द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये हमारा है। अब इसको मैं लगा देता हूँ, रुक जाओ, लिखा हुआ वाला, रुको। तो इसके साथ देखिए ये रहा। अब देखिए ये सारा एक यकृत आ गया, इसमें लिखा आ रहा है अमाशय है, अग्न्याशय है, पित्ताशय, इसी के साथ जोड़ दिया मैंने। छोटे आंत आपको पता चल रहा है, ये पाचन तंत्र है, ठीक है। अब इन सभी को क्या है, एक एक करके, जैसे जीभा, मुंह गुहा जो ग्रासिका, अब ये लीवर हो गया, अमाशय हो गया। अमाशय के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, जो खाना को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, बिल्कुल टुकड़ा से होते हुए कहाँ आता है, ये छोटे आंत में, छोटी आंत से सीधा बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में क्या किया जाता है, इसको भोजन का उसको पानी का अवशोषण किया जाता है ना, जल का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत में, फिर नीचे ये गुदा द्वार द्वारा बाहर आ जाता है। अब इसी के साथ साथ हम एक एक को बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है मुख गुहा। मुख गुहा, मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख के लार के नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है और लाल टाइलिन एंजाइम को शर्करा में बदल देता है। देखो, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम भोजन को कहाँ पर रखते हैं, मुख गुहा में, है ना, मुंह में रखते हैं। फिर मुख से कहाँ जाएगा, ग्रासिका में। फिर ग्रासिका में आने पर क्या होता है, निगल द्वार से भोजन ग्रासिका में जाता है, ग्रासिका से हमारा अमाशय में। देखो निगल यानी अपने मुंह में रखते हैं, फिर वहाँ से कहाँ जाता है, ग्रासिका। ग्रासिका ने जो लंबी सी नली होती है यहाँ पे, ठीक है, इस नली को ग्रासिका कहा जाता है। अब ग्रासिका से सीधा हमारा कहाँ जाएगा, स्टमच में, कहाँ, ये अमाशय में। अब ये अमाशय में भोजन आता है, तो इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। अब जठर नामक ग्रंथि से रस निकलता है, जिसको जठर रस कहा जाता है। हाइड्रोक्लोराइड होता है, पेप्सिन आदि, ये सारे उसमें क्या पाया जाता है, ये सारे उसमें रस पाए जाते हैं। इसको आप देखा, अगर हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो इसमें एक तेजाब पाया जाता है, हाइड्रोक्लोराइड भी कह सकते हैं। बट आप बोलोगे कि तेजाब है बट वो जलता क्यों नहीं है, तो क्या होता है कि अमाशय में ना एक ना मंड का ना लेप लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उस तेजाब से हमारे जो अमाशय है वो जलता नहीं है, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। तो वो मंड के कारण होता है, जो माड़ होता है उसके लेप लगा होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, नहीं होता है। तो इसी अमाशय में क्या होता है, सारे खाना है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, सूक्ष्म छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, फिर वहाँ से जाता है छोटी आंत में, ठीक है। अब देखो छोटी आंत में अब भोजन पहुँच चुका है छोटी आंत में। आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे पाइपें जैसी होती है, छोटी आंत है। अब छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं। अब देखो यहाँ पे कि पहले स्टमच में से आया, यानी अमाशय से पूरा टुकड़ा होके आया, एकदम छोटे छोटे होके आया। अब कहाँ पे, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भी इसका छोटे छोटे टुकड़े होंगे। अब वो टुकड़े कहाँ जाएंगे, रुधिर में, यानी ब्लड के अंदर जाएंगे, खून के अंदर जाएंगे, कोशिकाएं के अंदर जाएंगी। अब ये छोटी आंतें हैं बचे, अब ये बचेंगे अवशोषण जल के लिए बचे हैं। अवशोषण जल कहाँ होगा, अब अवशोषण जल होगा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में देखो
अब बड़ी आंत में आ गया। अब बड़ी आंत में क्या है, छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आता है तथा फिर गुदा द्वार द्वारा बाहर रहता है। अब देखो बड़ी आंत में क्या होता है, जो बड़ा वाला देख रहे हो आज जो आता है ये चारों इसके छोटी आंत के ऊपर है, ये बड़ा जो बड़ी आंत है ये क्या करता है, जो भोजन के अंदर जितनी भी पानी होता है, जल होता है, सारे को खींच लेता है। अब सारे को खींचने के बाद क्या होता है, अब जो तुम्हारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, अब वो क्या है, वो शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो शरीर की ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या, उससे ऊर्जाएं अब तो मिलेगी नहीं, तो क्या करता है हमारे गुदद्वार द्वारा बाहर फेंक देता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देते हैं। तो ये हमारी काम करता है बड़ी आंत। ठीक है, तो ये सारी बड़ी आंत है। तो ये सारी हमारी थी क्या, पाचन तंत्र। मैंने एक एक करके आपको सारा को खोल के बता दिया कि मुख गुहा क्या है, ग्रासी का क्या आमाशय क्या होता है पाचन तंत्र के अंदर, और छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत की क्या क्या भूमिकाएं होती है, ये सारी मैंने बता दिया पाचन तंत्र के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र होता क्या है और कैसा होता है। और इमेज की सहायता से मैंने काफ़ी बेहतर समझाने का भी प्रयास करा भी हूँ। तो चलिए अब अगला हम करेंगे जो हमारा रहेगा, जो श्वास नली, श्वसन तंत्र हम करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए ये इमेज देखिए सामने है, नासाद्वार, मुख गुहा, ग्रासनी, कंठ, श्वास नली, उपस्थिति। देखो उपस्थि का देखो, उपस्थि का कार्य होता है कि जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो हमारे ये क्या बोलते हैं पसलियाँ हैं, इन सब का क्या होता है कि उनको सेफ करके रखना, डायफ्राम को, समझ गए। और ये श्वसनी है, स्वसानिका, कोपिका कोश, ये सारे क्या है, श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है। तो ये सब आप इमेज देख चुके हैं कि क्या क्या है। तो इनका इमेज आप अगर आपके माइंड में है, अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका पेपर में ये बनाने को भी आ सकता है, नाम पूछा जा सकता है कि ये बता सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है, और ये आपको सामने देख रहे होगे, ये पिंक पिंक क्या है, फेफड़ा, ये रेड हमारा ये है क्या होता है, नासाद्वार, जो नाक है हमारा, जहाँ से ये हमारी श्वास लेते ऑक्सीजन जाता है इधर, यहाँ से फेफड़े में जाता है। कंठ है, ग्रासनी है जो गला। ठीक है, ये सब तो पढ़ चुके थे, ग्रासनी के बारे में आप जानते होंगे। बट ये कोपिका कोश, जहाँ पे क्या होता है कि सारे ब्लड और जो भी है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है यहीं से मिलके पूरे शरीर में वहन करता है। और ये पसलियाँ हैं, इनको शेव करने के लिए काम आती है। तो चलिए, तो इन सबको हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि नशाद्वार क्या होता है, श्वासनली क्या होता है, फेफड़ा क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। इन सबको एक एक से हम जानने का प्रयास करते हैं। और आपको समझ में ना आया तो जरूर कॉमेंट में लिखें, क्या नहीं आया तो मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा। देखिए, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है, श्वसन का अर्थ क्या होता है, श्वसन का मायने क्या होता है। देखिए, तो श्वसन एक जैविक क्रिया है। मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। मनुष्य वातावरण में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। अब देखिए, हर कोई इंसान जिंदा रहने के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है। अगर मान लो कि वो सांस नहीं लेगा, मतलब 7 दिन तक खाना नहीं खाएगा तो ये जी जाएगा, और 2 दिन तक 1 2 3 दिन तक पानी नहीं पिएगा तब भी जी जाएगा। बट 5 मिनट तक उस सांस नहीं लेगा, श्वसन क्रिया उसका रुक गया, तो वो बेचारा अल्लाह या भगवान के बंदे, ईश्वर के बंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी श्वसन क्या होता है, जो वो एक चीज़ लेता है तो दूसरी चीज़ छोड़ता है, जैसे ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये क्या हमारा है, श्वसन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जो श्वसन तंत्र में हमने अभी देखे थे, इमेज में भी देख लिए, तो हम इसको एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है नासाद्वार। नासाद्वार में क्या होता है, ये चेहरे पर स्थित नाक में 2 छिद्र होते हैं। नासा गुहा अंदर टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार खुलता है। यह मार्ग ट्राइवाइनल अस्थियों से बना होता है और श्लेष्मिक झिल्ली से ढका होता है। जो नासाद्वार है ये ठीक हमारे दांत मुंह के ऊपर होता है नासाद्वार। ठीक है, जो नाक होता है उसको नासाद्वार कहा गया है, जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए नासाद्वार से कहा गया। उसके बाद हम कहा था श्वास नली। श्वास नली की लंबाई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। देखो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जो लंबा है ना सीधे तक वहाँ तक जाता है फेफड़ा तक, तो इसीलिए चौड़ाई है हमारा 11 सेंटीमीटर तक। अब देखो चौड़ाई में कम रहेगा, क्योंकि जो पाइप होती है उसकी जो मेन होता है, जो अभ्यास होता है 5 से 2 सेंटीमीटर का होता है, और प्रत्येक श्वसनी अपने फेफड़ों में चली जाती है। देखो प्रत्येक जो श्वास है वो अपने फेफड़ों में चला जाता है। ये उसकी है श्वास नली के बारे में हम पढ़ेगा। तो अगला आता है कि फेफड़ा। अब देखो इन सबको इसको हम विस्तार से क्यों करते हैं, ताकि हम बेहतर से समझ पाएँ।
लिखा है फेफड़ा। मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है। 2 फेफड़ा मनुष्य की श्वसनांग, जो श्वसनांग है। फेफड़ों के चारों ओर से एक पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। पतली सी झिल्ली जो रुधिर होता है उसको सब पाया जाता है फेफड़ों के चारों तरफ, है ना। अब ये हमारा है श्वसन तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया। बढ़िया सा गाया। आई होप अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें कैसा लगता है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ साथ देख सकते हैं कि हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। देखो उत्सर्जन का मतलब होता क्या है। देखो उत्सर्जन का मतलब होता है कि वह जैव प्रक्रम जिसमें इस हानिकारक उपचयित पदार्थों का निष्कासन होता है उसे उत्सर्जन कहलाता है। देखो सिंपल सा फंडा, देखो जैव प्रक्रम जाना पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इसी के अंदर से आंसर वाले लिखेंगे ना, बराबर बराबर बराबर। देखो कैसे कि हानिकारक पदार्थ क्या क्या हो सकता है। देखो वेस्ट मटेरियल क्या क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर से पसीने के द्वारा निकलता है ना, बहुत सारे ऐसे मूत्राशय के द्वारा, है ना, गुदा द्वारा जो हमने पढ़ा, पाचन क्रिया के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे इसमें उत्सर्जन तंत्र में क्या पढ़ेंगे अंगों में, इसमें आएगा किडनी यानी वृक्क के में। अब वृक्क के बारे में हम थोड़ा बेहतर जानने का प्रयास करें इमेज द्वारा। तो इसमें हम ये उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने समझा दिया कि इसको क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए बेकार होता है, हानिकारक होता है, कोई मतलब वेस्ट मटेरियल जो हमें कोई मतलब काम का नहीं है, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। अब उत्सर्जन का निकलने के लिए 5 तरीका भी होता है, जैसे वृक्क हो गया, त्वचा हो गया, क्योंकि त्वचा से भी जैसे बाल होता है जहाँ से भी निकलता है ना, तो त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, गुदा द्वार हो गया, मूत्राशय मूत्र मार्ग हो गया। ये सारी क्या है हमारी 5 चीज़ें जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है उत्सर्जन को, ठीक है। तो हम जानने का पूरा बेहतर पूरा डीपली समझेंगे किडनी के बारे में और वृक्क के बारे में। चलिए आइए समझते हैं। तो यूँ तो कहते हैं कि जो किडनी होता है, जो वृक्क है, वो हमारे फिल्टर का काम करता है। जैसे हमारे कैसे हम फिल्टर घर में लगाते हैं पानी को पीने के लिए, छानने के लिए सीधा, तो ये जो हमारे शरीर को छानने का काम जो करता है वो ये किडनी वृक्क करता है। अब देखो वृक्क में क्या है, ये बायां वृक्क है, ये दायां वृक्क है। अब ये बाएं वृक्क का ये सीढ़ा है, ये महाधमनियाँ है, जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये महाधमनियाँ है। अब ये जो हरा जो नीला नीला जो दिख रहा है, नीला नीला, ये आसमानी कलर का, ये है महाशिराएँ है, ठीक है। महाशिराएँ, और पता होगा कि कितना ये इसकी बहुत ज़्यादा अगर ये फट जाता है आदमी मर जाता है, पर ये जल्दी फटता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है महाशिराएँ। और ये मूत्रवाहिनी है, देखो ये किडनी से जो निकलता हुआ आ रहा है, ये क्या है मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी से होते हुए आता है मूत्राशय, यानी जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो किडनी क्या करता है, पानी को, जो हम पानी पीते हैं उसको छानने का काम करता है। जो बेकार होगा वो ये कहाँ मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ पे आ जाएगा, मूत्राशय से, यानी बाहर निकाला। बाकी जो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, वो क्या होता है, यहाँ से छन के सीधा महाशिरा द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है वापस, ठीक है। तो ये ऐसे इस प्रकार काम करता है। रेड से आता है, ये रेड वाला है, महाधमनियों से आता है, ये महाशिरा से पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है शिराएँ में। तो ये ऐसे काम करेगा। आप देखो मूत्राशय में आगे पूरा जो मूत्र है वहाँ पे जमा हो जाता है, फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर किया जाता है। ये काम होता है पूरा किडनी और वृक्क का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ देखिए मैंने आगे बताया था कि जो उत्सर्जी अंग का प्रमुख क्या क्या हो सकता है, अंग कौन कौन से है प्रमुख उत्सर्जी अंग। मैंने आगे बताया था कि पहला वृक्क था, दूसरा त्वचा था, तीसरा फेफड़ा, गुदा द्वार, मूत्र मार्ग, 5। तो देखो ये मैक्सिमम इतना ही होता है, 5 होता है, और भी हो सकता है क्योंकि जैसे आँख हो गया, है ना, तो ये सारे नाक हो गया, ये सब भी है उत्सर्जी का। तो ये हम लिख सकते हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं, हम अगला चलते हैं अगली ओर, हृदय की संरचना। चलो देखिए ये है हृदय की संरचना। अब देखिए हृदय की संरचना में इधर है, ये वाला है दायालिन, और ये महाशिराएँ आ रही है, ऊपर महाधमनियाँ हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला आता है दायालिन, और नीचे वाले कक्ष को कहा जाता है दयानिलय, ठीक है। अब इधर पश्चय महाशिरा जो सामने से आती है, बिल्कुल ठीक है। तो नीचे वाले को दयानिलय कहा जाता है, ऊपर वाले को बायां आलिंद, ठीक है, दयां आलिंद। अभी बायां आलिंद में क्या क्या है, देखिए बायां आलिंद इधर ठीक है, और ये रहा दयानिलय, बायानिलय। अब ये जो इधर दायां आलिंद से आती है अशुद्ध खून, जो क्या होता है, जिसमें वी ऑक्सीजन नृत होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड आता है, इस बॉल के जरिए यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ से ये पूरा उसके अंदर पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ से उसके तरफ से आता है किसका, ऑक्सीजन वाले खून आता है इधर बायां आलिंद की तरफ से। अब ये शुद्ध खून रक्त है, ये शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त है, ये पूरे महाधमनियों को भेजा जाएगा। महाधमनी से पूरा कहाँ पे आएगा, पूरे शरीर में महाशिराएँ तक आएगी। अब ये महाशिराएँ पूरे शरीर में अपनी ऑक्सीजन वाले खून भेज देगा। अब उधर से जो हम सांस लेते हैं, हम छोड़ते हैं, फिर लेते हैं, तो सोचो कि इस सांस लेने और छोड़ने में कितनी तेज़ी से ये सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, कितनी तेज़ी और कितना जल्दी से होता है, तो आप सोच नहीं सकते। इसलिए फिर यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, फिर आती है ऊपर, ऐसे जाती है, आती है इस बॉल में, ठीक है।
अगर आप देखेंगे गौर से तो ये देखिए, ये दायां निलय और ये बायां निलय के बीच में क्या होता है, एक रेखा खींची होती है। वो इसलिए रेखा खींची होती है कि ये दोनों क्या है, खून मिले ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो इसके बीच में क्या होता है, ये रेखाएं खींची होती है ताकि इधर वाला खून इसके अंदर ना आए और इधर वाले खून उसके अंदर ना जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए इसके बीच में एक लाइनें लगाई जाती है। और ये जो आपके दिखाया बॉल, तो समझ में आएगा कि बॉल है, वापस इधर से खून आएगा वो ऊपर की तरफ ना जाए, इसीलिए ऐसा लगाई जाती है, यहाँ से भी वापस जाएगा। तो इसको रखने का जो तरीका है वो मैं दिखाने की कोशिश कर दूंगा। ऐसे आता है फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ देख सकते हैं, तो इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हृदय की संरचनाओं के बारे में तो आपको ज्ञान हो गया। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिखकर हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या है, इसको हम चलिए हम विस्तार से थोड़ा सा लिखेंगे और इसको जैसे हम किताबी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, पेपरों में कैसे लिख सकते हैं, वैसे हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। यूँ तो हृदय की संरचनाओं को देखा, तो यूँ तो कह सकते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है कोमल पेशी अंग है। यह एक मुट्ठी का आकार का होता है जो बाईं ओर स्थित होता है, फेफड़े डायफ्राम की बाईं ओर। पर इसमें लिख सकते हैं कि इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती है, दायां निलय, बायां निलय, दोनों फेफड़ों की तरफ डायफ्राम की कुछ बाईं ओर स्थित होती है, ठीक है, बाईं ओर। अब हृदय जो पंप की तरह कार्य करता है, यह हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। अगर जिस दिन कार्य रुक गया तो समझ लो वो बंदा ईश्वर के प्यारे हो गए। तो धमनी में अब इसकी बात करते हैं कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता। तो देखो धमनियाँ जो होती है ना, धमनी शिराएं, जो मोटी वाली धमनियाँ होती है, जो उसको काट दे तो आदमी मर जाता है। तो धमनी में शुद्ध रुधिर यानी खून बहता है। रुधिर का मतलब क्या होता है, खून बहता है। जबकि शिराएं में अगर बात करें तो उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है भैया, इसमें अशुद्ध खून बहता है। तो ये है हमारा हृदय की संरचनाओं के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कैसा लगा तो कमेंट जरूर करके बताइए कैसा आपको लगा, ठीक है। और आगे करते हैं हम रुधिर व लसिका में अंतर। आप अंतर स्पष्ट करते हैं, तो कि ये पेपर में आएंगे पूछे भी जाएंगे पक्का 100%। तो चलिए करते हैं इसकी रुधिर व लसिकाओं के अंदर और धमनियाँ और शिराओं में अंतर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी के साथ साथ रुधिर और लसिका में आ गए। देखिए लसिका और रुधिर का मैंने बहुत ही आसान भाषाओं में बनाया है, आम भाषा में बनाया है, जो कि याद हो जाएगा। यहीं पे देखिए, देखो रुधिर में है, रुधिर ब्लड होता है, लसिका इसमें देखा लैंप्स। देखो लैंप, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है पहला, ये है रंगहीन होते हैं। जबकि और रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर में क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसमें नहीं पाई जाती लसिका में। अब रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें क्या है, लसिका में कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, ना के बराबर पाई जाती है। अब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अगर देखा अधिक पाया जाता है इसमें रुधिर में, तो जबकि इसमें देखोगे तो ऑक्सीजन की ये कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारा रुधिर और लसिका में अंतर था, जो कि इस प्रकार है। मुझे मुझे आशा है कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आम भाषा में लिखा भी हूँ, और बहुत ही अगर जो समझ में ना आए तो कॉमेंट में बताए कि क्या दिक्कत है, ताकि मैं फिर से एक और वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा है धमनी व शिरा में अंतर। अब देखो धमनी और शिरा तो हमने पढ़ा था, हार्ट के साइड में जो थी हमारी धमनी थी जो अंगों की ओर ले जाता है, हाँ तो वही है। तो देखो अंतर में क्या है कि धमनी है, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बढ़ता है। जबकि शिराएं की बात करें तो इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बढ़ता है। मतलब बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब हृदय की ओर से ये धमनियाँ जा रही होती है, ठीक है, हृदय की ओर से जा रही होती है, जबकि ये शिराएं हैं वो हृदय की ओर आ रही होती है, ठीक है। अब इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती है। धमनिया की दीवारें जो देखोगे वो अत्यधिक मोटी होती है। कहाँ पे, जैसे तुमने देखा होगा किसी को पानी वानी चढ़ाते हैं तो ज़्यादातर ये मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है बहुत, ये यहाँ पे हाथ के बीचों में होती है, इस यहाँ पे होती है। जबकि शिराएं की बात करें तो इसकी दीवारें बहुत पतली व लचीली होती है। सिंपल से शिराएं की बात करें ना। तीसरा, इनकी गुहा संकड़ी होती है। कैसे होती है, संकड़ी। जबकि इनकी गुहा की बात करें, जो उसकी मुँह की बात करें, ये चौड़ी होती है, ठीक है। और इनका रंग गुलाबी व चटक लाल होता है चौथा में, और यह गहरे लाल व नीले रंग के दिखाई देते हैं। तुमने देखा होगा चेहरे के ऊपर जो हमारे चेहरे हाथ वाथ के देखोगे या चेहरे वाले पर तो नीला नीला दिखता है ना। तो बाकी नीला दिखता है तो वो शिराएं हैं, ठीक है। अब नीला नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब गुलाबी कोई और दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा धमनी है, विंग्स है। अब ये प्राय त्वचा से दूर रहते हैं, कौन, धमनियाँ, है ना। और जबकि ये शिराएं की बात करें तो ये त्वचा के पास रहती है।
आप देखोगे कि हाथ को किसी नस को अगर बंद करो तो आपको ऊपर से दिख जाएगा कौन सी ये जो नीला नीला सिराएँ दिख जाएगा, छोटी छोटी पूरे हाथों में फैलता है। तो ये प्राय त्वचा के ऊपर होती है, जबकि अगर इसकी बात करें जो धमनी के, तो ये पूरा अंदर होता है, मांस के बीच में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर ये फट जाए तो भैया बिना ऑपरेशन का भी ठीक होता नहीं है, आदमी मर ही जाता है, ये भी बात है। तो ध्यान रखें ये चीज़ है धमनी और सिरा में। तो अब अगर धमनी और सिरा बहुत, सिराएँ तो चलो जुड़ भी जाती है कभी कभी, बट धमनियाँ नहीं जुड़ती, बहुत हार्ड होता है। तो ये बताइए कि आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा। और हाँ, एक और रह गया इसमें हमारा रहेगा वो रंध्र के बारे में, ठीक है। अब देखो रंध्र का तो मैं इमेज से समझा दूंगा कि इमेज में क्या है। देखिए इमेज में रंध्र, आगे ये रंध्र, देखिए रंध्र छूट गया था। देखो रंध्र क्या होता है कि रंध्र क्या होता है, कहाँ होता है। देखो रंध्र होता है पत्तों के बीच में होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि आप आंखों से नहीं खुली आंखों से नहीं देख सकते इसको, या तो आवर्धक लेंस या उसको क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ये पत्तियों के बीच में है, रंध्र है। अब यहाँ देखो द्वार कोशिका है, इसमें ये खुली हुई है, ये बंद है द्वार कोशिका। ये हरित लवक है जो हरा रंग प्रदान करता है पत्तों को। अब इसी रंध्र द्वारा क्या करता है, पत्ते अपना भोजन करता है, पानी जो भी है क्लोरोफिल बनाना, प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज बनाता है, इसी रंध्र के द्वारा बनता है, ठीक है। रंध्र के द्वारा ही सारा चीज़, पूरा पत्ते से पूरा तना में और तने से पूरे पेड़ पौधे के अंदर ही इसी खाना अंदर जाता है, ठीक है। यही रंध्र का कार्य है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर पसंद आ गया, क्योंकि बहुत मेहनत से लगता है, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को, अगर आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो मैंने आपको अभी अच्छे से बन गया, अभी हाथे हाथ बना दे, बट नहीं, इसको बनाने में मुझे अभी टोटल 6-7 घंटे हो गए। तो सोचिए कितना मेहनत लगता है। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कैसा लगता है तो कमेंट बताएं, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बनाऊँ। तो आप सबसे विनती है कि आप कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और कैसा लगता है कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं अगला में समझा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त चाहता है विजय कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम।